रिवीजन कर लिया है। आज हम करेंगे 7th चैप्टर है हमारा हेमिलिनी का वेणुवादक, जो एक बांसुरी वादक है, उसके बारे में ये कहानी है कि किस प्रकार से एक नगर में चूहों का प्रकोप हो जाता है और वह वेणुवादक उनको किस तरह से उस वहां से बाहर निकालता है, उसी सारे के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये एक कहानी है बेटा, 600 वर्ष पुरानी। इस कहानी का घटनाक्रम जर्मनी देश के एक नगर से संबंध रखता है। तो ये कहानी है जर्मन देश की। कहानी अत्यंत रोचक होने के साथ साथ में शिक्षाप्रद भी है कि कहानी बहुत ही रोचक है और शिक्षा साथ साथ में हमें इससे शिक्षा भी प्राप्त होती है। क्या शिक्षा प्राप्त होती है? ये कहानी हमें दर्शाती है कि किसी से काम करवाकर उसका पारिश्रमिक न देने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। कि हम जब किसी से काम करवाते हैं उसके बाद में पारिश्रमिक का मतलब है कि उसकी मजदूरी, कि हम किसी से काम करवाने के बाद में जब हम उसका पारिश्रमिक नहीं देते, उसकी मजदूरी नहीं देते, तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। तो यही इस कहानी में बताया गया है। तो कहानी है जर्मन देश में वेस्टर्न नामक नदी के तट पर बसा एक सुंदर नगर जिसका नाम था हेमिलिनी। इस कहानी के घटनाक्रम इसी नगर में आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व घटित हुआ था। इस नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि नगरवासी आतंकित हो चुके थे। तो इस नगर में क्या समस्या थी कि यहाँ पर जो चूहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसी कारण वहाँ के जो नगरवासी यानी नगर में रहने वाले, बहुत अधिक आतंकित हो गए थे, यानी घबरा गए थे। प्रत्येक घर में सैकड़ों की संख्या में चूहे मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे। सैकड़ों की यानी 100 से भी ज़्यादा एक घर में रखे हुए अनाज, दालों और अन्य खाद्य पदार्थों को वो चट कर जाते थे। घर में जितना भी अनाज था, खाने का सामान था, वो सारा वो चट कर जाते थे। खा पीकर चूहे खूब मोटे ताजे हो गए थे तथा विश्राम के कहीं भी लेट जाते थे। कि उनको पूरा घर मिलता था खाने पीने के लिए, इसलिए वो खा पीकर खूब मोटे ताजे हो गए थे और उनका जहाँ मन करता था लेट जाते थे। जैसे कि किसी के भी जूतों में लेट गए, कपड़ों में, जेबों में, बिछे हुए पलंगों पर, वो कहीं पर भी लेट जाते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि मोटे ताजे चूहे बिल्लियों से भी नहीं डरते थे। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जो चूहे हैं वो बिल्लियों से डरते ही हैं, लेकिन वो चूहे हैं वो इतने मोटे ताजा हो गए थे कि वो बिल्लियों से भी नहीं डरते थे, अपितु दल बनाकर उन पर टूट पड़ते थे। बल्कि जो बिल्ली थी उन पर ही वो दल बनाकर टूट पड़ते थे, यानी जो चूहे वो अपना झुंड बनाकर बिल्लियों पर टूट पड़ते थे। सच बात तो यह थी कि बिल्लियां चूहों से भयभीत रहती थी। कि सच कहे तो बात यह थी कि चूहे बिल्लियों से नहीं डरते थे, बल्कि जो बिल्लियां थी वो ही चूहों से डरती रहती थी। यही नहीं, चूहे फंदे तक काट कर निकल जाते थे। और ये भी नहीं कि जो चूहे थे, जो उनके फंदे थे, उनको भी काट कर निकल जाते थे, कि उनको जिस जाल में बंद करते थे उसमें से। फलतः लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसी कारण से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो करें तो क्या करें। अतः उन्होंने एक साथ मिलकर नगर पालिका के अध्यक्ष से भेंट करने की सोची, ताकि वे चूहों से छुटकारा पाने हेतु उनसे सहायता ले सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इन चूहों से छुटकारा पाया जाए, और इसके लिए उन्होंने चूहों से छुटकारा पाने के लिए सोचा कि वो नगर पालिका के पास में जाएंगे उनसे सहायता लेने के लिए। अगले दिन नगर के गणमान्य व्यक्ति यानी गिने चुने व्यक्ति नगर पालिका के अध्यक्ष के पास गए तथा उसे स्थिति से अवगत करवाया। नगर पालिका के पास में गए कुछ लोग और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो चूहों से परेशान है। अध्यक्ष ने चूहों के आतंक पर विचार करने के लिए तत्काल बैठक बुलाई। बैठक के पश्चात अध्यक्ष ने बाहर आकर लोगों को बताया कि हमें 15 दिन का समय दीजिए, हम आपको वचन देते हैं कि नगर को इस भयंकर स्थिति से उबार लेंगे। तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन का समय चाहिए, हम आपको इस समस्या से निदान दिला देंगे, यानी हम इससे छुटकारा आपको दिला देंगे। अध्यक्ष की बात सुनकर सभी लोगों को संतोष प्राप्त हुआ और वे अपने अपने घरों की ओर लौट गए। जब अध्यक्ष ने ये बात कही तो सभी को संतोष हुआ इस चीज़ का कि इस समस्या का हल हो जाएगा, और सभी अपने घर लौट आए। अध्यक्ष ने नगर पालिका के सदस्यों को बताया कि यदि चूहों के आतंक को समाप्त करने हेतु कुछ नहीं किया गया तो भावी चुनावों में लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। तो अध्यक्ष ने नगर पालिका के जो अन्य सदस्य था उनसे कहा कि अगर हमने चूहों से इनको नहीं बचाया तो अभी जो चुनाव होने वाले हैं उनमें हमें कोई भी वोट नहीं देगा।
उन्हें अपने पदों का त्याग करना पड़ेगा। अतः यह तय हुआ कि शीघ्राति यानी शीघ्र से शीघ्र बहुत जल्दी स्थिति में निपटने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। इसीलिए उन्होंने इससे निपटने का योजना सोची। लोगों को चूहों के आतंक से छुटकारा दिलाने का वचन देकर नगरपालिका के अधिकारियों ने इस कार्य को करने के उपायों पर विचार करना आरंभ किया। एक अधिकारी बोला, सैकड़ों बढ़ई बुलाकर बड़े बड़े मजबूत पिंजरे बनवाने चाहिए। तो सभी अपने अपने सुझाव देने लगे। तो एक बोला कि हम बढ़ई को बुलाकर बड़े बड़े मजबूत पिंजरे बनाते हैं। दूसरे ने कहा मोटी मोटी बिल्लियों की एक सेना एकत्रित की जाए जो इन चूहों पर भारी पड़े। तीसरे अधिकारी ने कहा कि चूहों को विषैली गोलियों से समाप्त करने का सुझाव दिया। तो चौथे अधिकारी ने कहा कि चूहों के बिलों की मुंह बंद करके उन्हें दम घुटने के लिए मरने पर विवश कर दिया जाए। परंतु ये सभी उपाय एक एक करके अनुपयुक्त लगे। लेकिन सभी ये उपाय थे जो एक एक करके वो सभी किसी को भी सही नहीं लगे, अनुपयुक्त लगे यानी उपयोगी नहीं लगे। बैठक समाप्त करके अधिकारीगण उठने ही वाले थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। कि सभी इस बैठक को समाप्त करके उठने वाले थे, तभी किसी ने दरवाजा बजाया। दरवाजा खुलने पर एक वेणुवादक ने कमरे के भीतर प्रवेश किया। वेणुवादक यानी बांसुरी वादक, बांसुरी बजाने वाला। वह एक दुबला पतला व्यक्ति था जिसने बहुरंगी वस्त्र धारण किए हुए थे तथा सिर पर एक विदुषकों जैसी टोपी पहन रखी थी। विदुषकों यानी विद्वानों जैसी। उसका नाक तोते की नाक की तरह मुड़ा हुआ था और आंखें थी वो भीतर धसी हुई थी। कुल मिलाकर वह अद्भुत दिखाई देता था। वेणुवादक आते ही बोला, महोदय, क्या आप सचमुच चूहों से छुटकारा पाना चाहते हैं? यदि हाँ तो मैं आपका यह काम आसान कर दूंगा, परंतु आपको इस काम के बदले मुझे 1000 मुद्राएं देनी होगी। तो वेणुवादक आया, उसने कहा कि अगर आप सचमुच में इन चूहों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं आपको इससे छुटकारा आसानी से दिला सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको 1000 मुद्राएं मुझे देनी होंगी। मैं अपनी बांसुरी के स्वर से चूहों को आकर्षित करके नदी में डुबो दूंगा। आप घबराएं नहीं, मैं अपना पारिश्रमिक कार्य समाप्त करने के पश्चात ही लूँगा। तो उसने कहा कि मैं अपनी बांसुरी से इन चूहों को नदी में डुबो दूंगा, लेकिन और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जो मजदूरी है यानी पारिश्रमिक है, अपने पैसे हैं, मैं काम समाप्त करने के बाद ही लूँगा। यह कार्य करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? अध्यक्ष ने पूछा। फिर अध्यक्ष ने उससे पूछा कि आपको ये काम करने में कितना समय लगेगा? केवल 1 दिन, वेणुवादक ने उत्तर दिया। तो ये वेणुवादक ने कहा कि मुझे सिर्फ 1 दिन का वक्त लगेगा इसको करने में। यह कहते हुए वेणुवादक है जो नगरपालिका के भवन से बाहर चला गया और अपनी बांसुरी से एक मीठी धुन बजाने लगा। और मीठी धुन बजाते हुए देखते ही देखते नगर के चूहे हैं वो घरों से निकल के उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। कुछ समय में ही विभिन्न रंगों के तथा आकारों के चूहों की एक सेना एकत्रित हो गई। वेणुवादक की ओर चल पड़ा तथा चूहे उसके पीछे पीछे चल पड़े। वेणुवादक जाकर नदी के भीतर खड़ा होकर बांसुरी बजाने लगा। चूहे भी उसके पीछे पीछे नदी में चले गए और कुछ ही समय में सभी चूहे वो नदी में डूबकर मर गए। बाकी का चैप्टर बेटा हम कल पढ़ेंगे। अब हमने जो 6 चैप्टर पढ़ा था बेटा, उसके अंदर हमारे शब्द भंडार है। यहाँ पर जो देखिए नीचे जो आपका शब्द भंडार दे रखा है, क्वेश्चन आंसर बेटा हम सभी कुछ कर चुके हैं। अब इसके ये शब्द भंडार है, ये भी कर लेते हैं। ये आपको बुक में ही फिल करना है बेटा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जैसे नेकी के बुरा होता है, नेकी यानी अच्छे और बुरे। तो सुजान यानी चतुर, तो इसका हो जाएगा मूर्ख। विलोम शब्द है ये गहरा, उथला, पुराना, नया, प्रेम का घृणा और स्वर्ग का नर्क। तो ये विलोम शब्द हैं बेटा, आपको बुक में ही ये करने हैं। आगे है इसके, आपने इसमें दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने, यानी कि इनसे समान अर्थ रखने वाले। जैसे संसार को विश्व भी कहते हैं ना, इसी तरह तो पुराना को कहेंगे प्राचीन, तुरंग यानी घोड़ा, नया नवीन, प्रेम प्यार, स्थान हो गया आपका ठोर, ठोर को स्थान भी कहते हैं। अब इसके बाद में है नीचे कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द दे रखा है कि सुशीला शब्द सुशील का स्त्रीलिंग है और सुशील बना है। सील इसका अर्थ है चरित्र। तो इस प्रकार से सु प्लस सील हो गया अच्छे चरित्र वाला। तो इसी प्रकार से जो नीचे शब्द दे रखे हैं इन्हें अर्थ स्पष्ट करते हुए हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो सुगंध का अर्थ हो गया अच्छी गंध, विलोम हो गया इसका दुर्गंध। सुगम यानी सरल, इसका विलोम शब्द हो गया दुर्गम। सुकर्म अच्छा कर्म,
कुकर्म, सुमति अच्छी बुद्धि वाला, और इसका विलोम शब्द क्या हो गया, कुमति। तो आपको जहाँ सुगम को वैसे कहेंगे कि जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके, तो सुगम हो गया जहाँ अच्छे आराम से जाया जा सके, सरलता से जाया जा सके, वो होता है आपका सुगम। सरल रास्ता भी कर सकते हो, और ये हो गया आपका दुर्गम। तो बेटा ये आपको बुक में ही नोट करने हैं, बाकी चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. In the previous class, we completed our chapter number 14, and in today's class, we start our next chapter. That is chapter number 16. That is the last chapter of your S7 slate. Chapter 16 is data handling. Data handling होता है हमारे पास to represent a data in a collective manner. ठीक है? So there are some basic definitions, and that are फर्स्ट डेफिनेशन इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आपको यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। ठीक है, क्या होता है, अरेंजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन अ सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे में हमें क्या करना है, अरेंज करना है किसी भी गिवन डाटा को। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, डाटा इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम इट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रो डाटा। रो डाटा क्या होता है हमारे पास, द डाटा, तो डेफिनेशन लिखनी है आपको यहाँ से, और द डाटा कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म जो होगी हमारे पास, जो भी जहाँ से भी उन्होंने कलेक्ट किया है वो डाटा ओरिजिनल फॉर्म में हमें क्या होगा, वो रो डाटा होता है। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। बाकी अगर जैसे हमारे पास किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 100, तो दीज आर द मार्क्स और दीज आर द रो डाटा दैट अ पर्सन कलेक्ट फ्रॉम अ स्कूल। ठीक है, फ्रॉम अ स्कूल। So this collection of data is called raw data. Now next types of data है हमारे पास। First one is primary data. Primary data क्या होता है हमारे पास, when data is collected directly from the source। ठीक है, मतलब कि वो क्या होगा, डायरेक्टली सोर्स से ही जो कलेक्ट किया जाए उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा। वहाँ पे और कोई इंक्लूड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम स्कूल में जाते हैं तो क्या होगा, अगर हम स्कूल वालों से ही जाके सीधा डाटा कलेक्ट करें या किसी इंडिविजुअल को हम इंटरमीडिएट बना के डाटा कलेक्ट करें, दो चीजें होती है। तो प्राइमरी क्या होगा, हम सीधा डायरेक्ट सोर्स से ही बात करें। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी, इन विच सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स क्या हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, लाइब्रेरीज होगी, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ अरे क्या होता है, when data is arranged in ascending और descending order। ascending order क्या होता है, increasing या first of all smaller then उससे greater, greater and सबसे greatest। ascending ये होता है, या हम उस डाटा को किस में अरेंज करते हैं, descending में। descending opposite to ascending so that it can be arranged in systematic order। और अरे हम क्यों करते हैं, ये हम टेबल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे इसका यूज देखेंगे। ठीक है, अरे डाटा क्या होता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग में अरेंज करना। नाउ रेंज, रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट होगी एक वैल्यू हमारे पास डाटा में और एक होगी लोवेस्ट वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, रेंज ऑफ द डाटा। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टमैटिक वे विच हेल्प इन ड्रॉइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। उनको क्या करना है, हमें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है ताकि हमें क्या हो जाए, उसको सोल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, नाउ टैली मार्क और इन सब के बारे में हम एक्सरसाइज में करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। हमें डिफाइन करने टर्म्स विद एग्जांपल। रो डाटा ऑलरेडी मेंशन यू इन डेफिनेशन। ठीक है, उसको आप इसमें लिख देना बजाय कि वहां लिखने के। रो डाटा के एग्जांपल वहां नीचे गिवन है, डाटा गिवन है, उनमें से सिर्फ आपको 5 ऑब्जर्वेशंस लिखनी है और वो एग्जांपल हो जाएगा। अरे क्या होता है, अरे हमारे पास डेफिनेशन में वो कर चुके हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी डाटा है, टाइप्स ऑफ डाटा था। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, उन्हीं डाटा को जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो डाटा क्या होता है हमारे पास रिपीट होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, एक क्लास है, इन अ क्लास 45 स्टूडेंट्स ऑब्टेन 45 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 20। यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स टोटल गिवन है, उनके मार्क्स गिवन है कितने में से, आउट ऑफ 20। ठीक है, डाटा पूरा कलेक्ट गिवन है, उसका हमें क्या करना है, नीचे गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टैली मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स के बारे में है तो मार्क्स। ठीक है,
सेंटर में होता है हमेशा टैली मार्क और यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक डाटा जितने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम डाटा को हमेशा किस फॉर्म में करते हैं, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली असेंडिंग ऑर्डर ही हमेशा यूज करते हैं। तो इन सब में से डाटा में से हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू ढूंढेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और इन सब वैल्यूज में सबसे स्मॉलेस्ट 2 नंबर है, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी में कितने क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी में 2 कितने टाइम्स इस टेबल में पूरे क्वेश्चन में आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा 1। अब टैली मार्क में सिर्फ अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 तो सिर्फ 1 स्टिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट 2 से बड़ी वैल्यू क्या है अब हमारे पास यहाँ पे 4। अब 4 कितने टाइम्स है यहाँ पे, अब वो जितने नंबर टाइम्स होगा वो कहाँ लिखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, 4 इस डाटा में कितने टाइम्स है हमारे पास 2 टाइम्स, तो यहाँ टैली मार्क में क्या हो जाएगा 2 स्टिक्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे बड़ी वैल्यू वो क्या है 5 कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है इस पूरे डाटा में हमारे पास 6 टाइम्स, या काउंट करके वो कर सकते हो 6 टाइम फ्रीक्वेंसी में आ गया। अब टैली मार्क में क्या करेंगे 1 2 3 4 तक करें और उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ से यहाँ तक एक क्रॉस, ये क्या हो गया 5 एंड देन 6। ठीक है, क्या होता है 5 पे हमारे पास ऐसे क्रॉस हो जाता है और 6 फिर आगे, और ऐसे ही 5 के 10 पे क्या हो जाएगा फिर से क्रॉस, ऐसे चलते जाता है डाटा ना। 5 के बाद नेक्स्ट टर्म जो है इससे बिगर वो है 6, और 6 यहाँ पे है हमारे पास 3 टाइम्स, तो स्टिक कितनी हो जाएगी टैली मार्क में 1 2 एंड 3। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है वो कितना है 8, और 8 हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम है, वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको डाटा पूरा कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास टर्म जो होगी वो होगी 10, इससे जो ग्रेटर, और 10 हमारे पास यहाँ पे 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इसके बाद टर्म है यहाँ पे 12, और 12 कितने टाइम्स है 1 टाइम, तो यहाँ पे स्टिक भी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है वो कितना है हमारे पास 15 यहाँ पे है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स के लिए कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद डाटा है 15 के बाद हमारे पास 16 है यहाँ पे 2 टाइम्स, तो कितना स्टिक हो जाएगा 1 एंड 2। उसके बाद है 17 है यहाँ सिर्फ एक बार, तो उसके लिए स्टिक 17 2 टाइम्स है, तो यहाँ कितना हो गया 2 स्टिक्स। देन 18 उससे ग्रेटर, 18 यहाँ पे है 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 और 5। उसके बाद है 19 यहाँ पे है 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3, और उसके बाद क्या है 20, और 20 यहाँ पे कितने टाइम्स है 6 टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 और एक 6। ठीक है, ये क्या है हमारे पास पूरा डाटा है, असेंडिंग ऑर्डर में उनको पुट करना है, या सारी वैल्यूज जो भी मार्क्स गिवन है उनमें हम असेंडिंग ऑर्डर ढूंढेंगे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 दिख गया, उससे बिगर टर्म ढूंढेंगे 4 है, 4 को काउंट करेंगे कितने टाइम्स और वो कहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद हम टैली मार्क बनाते हैं किसके अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कि कितने वहां पे है, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वहां पे स्टिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो अब चेक करना है कि क्या ये हमने जो ऑब्जर्वेशन वो करी है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 45। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इन सबका सम कितना आना चाहिए 45। तो यहाँ देखो 1 + 2 3 3 + 6 9 9 + 3 12 12 + 1 13 13 + 9 is 22 22 + 1 is 23 23 + 4 is 27 27 + 2 29 29 + 2 is 31 31 + 8 is 31 + 8 is 39 and + 6 is 45। ठीक है, तो 45 इनका टोटल आ गया और 45 स्टूडेंट थे, मतलब हमारा डाटा क्या है यहाँ पे करेक्ट है। और दिस इज द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द गिवन डाटा, जो कि हमारे पास क्या था एक क्लास के 45 स्टूडेंट्स के और मार्क्स थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हाइट गिवन है चिल्ड्रंस की ऑफ ए लोकेलिटी पर रिकॉर्डेड है बिलो। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में यूजिंग टैली मार्क, सेम ऐसी टेबल बनेगी। क्या करना है सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एज लिखनी है, उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास 115 है, उससे स्टार्ट करते हुए आपको बाकी सारा डाटा खुद से कलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, यहाँ टोटल जो है 30 स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी टोटल काउंट कर लेना, अगर 30 है तो आपका आंसर ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Very
warm welcome to all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's revision session we start a new chapter number 14, which is light, shadow and reflection. So students, first in this video we study about some word bank or roundup question or lines which are important in this chapter. So we study some word bank or some important definition of this chapter or unit, word, light and reflection. So students, let's start our today's revision of word bank. So students, in this chapter some common unit like reflection, shadow, rays, beam, we can already study in our chapter, in this chapter, in our class and previous video. So students, in this video we start our word bank or roundup question, which is already present in your books. So let's start students. In word bank, first is luminous. Luminous are those objects which have light of their own. luminous का क्या मतलब है? luminous वो चीज़ होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होती है जिनकी अपनी खुद की लाइट्स होती हैं, उन्हें हम luminous ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे सन की खुद की एक लाइट है, वो luminous ऑब्जेक्ट है. फायरफ्लाई एक लिविंग luminous ऑब्जेक्ट है. नो luminous ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. नो luminous वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती. जैसे कि मून की जो आप लाइट देख रहे हैं वो मून की खुद की नहीं है, वो रिफ्लेक्शन होता है सन की रेज का मून के ऊपर, जिसकी वजह से वो शाइन करता हुआ दिखाई देता है. सो मून इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इट इज इजी. लुमिनस आर ऑब्जेक्ट विल हैव देयर ओन लाइट एंड नॉन लुमिनस डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. थर्ड इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. दीज थ्री आर द बेसिस ऑफ और क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ लाइट के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच ऑलमोस्ट ऑल लाइट पासिस. जो ट्रांसपेरेंट है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर जितनी भी लाइट होती है वो पास होती है. ठीक है. मतलब जैसे आपका ग्लास है, ट्रांसपेरेंट होता है. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट रे पासिस पार्शली. ट्रांसलूसेंट वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से जो लाइट है वो पास तो होती है लेकिन पार्शली, आधी लाइट पास होती है. तो इजी है. ट्रांसलूसेंट पार्शली का मतलब है आधा, हाफ पार्ट, मतलब लाइट का जो आधा हिस्सा है वही पास होता है, आधा नहीं होता है. किसमें? ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ट्रांसलूसेंट मटेरियल में आपने इजी देखा हो, जो बटर पेपर आपके घर पे अवेलेबल होता है, या फ्रॉस्टेड ग्लास. फ्रॉस्टेड ग्लास मतलब वो कोई भी ग्लास जो थोड़ा सा धुंधला होता है वो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है. उनमें क्या होता है? लाइट है वो आधी ही पास होती है, पूरी पास नहीं होती है स्क्रीन से. थर्ड इज ओपेक्यू. ओपेक्यू मटीरियल्स आर दूज विच कैन नॉट लाइट पास. मतलब जो ओपेक्यू में है लाइट है वो बिल्कुल भी पास नहीं होती. ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट डज नॉट पास. ओपेक्यू मटीरियल लाइक कार्डबोर्ड, वुडन पीस, जो भी आपका है वो ओपेक्यू मटीरियल होता है. उसके अंदर से क्या है? बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, आई डू एन एक्टिविटी ऑन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू मटीरियल. इन दिस एक्टिविटी I tell you about transparent, translucent and opaque materials. So easy है. ट्रांसपेरेंट क्या होगा? लाइट है वो कम्प्लीटली पास होगी. ट्रांसलूसेंट में लाइट है वो हाफ पास होगी मटेरियल से. ओपेक में क्या है? मटेरियल से लाइट है वो बिल्कुल भी पास नहीं होगी. ठीक है. सो ये तीन है, लाइट के बेसिस पे है. नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. इन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन द फिनोमिनन ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में कोई भी लाइट एक सीधी रे में चल रही, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. याद रखना, कोई भी लाइट अगर सीधी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो क्या होगी? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगी. नेक्स्ट है शैडो. शैडो का मतलब परछाई. अ डार्क इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्रोक बाय एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट. अब क्या कह रहा है? एक डार्क इमेज, एक काली इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब कोई लाइट का जो पाथ है उसको ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से हम रोक देते हैं. मतलब अगर हम देखिए सामने, हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे क्या रख देते हैं? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट. ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? लाइट को पास नहीं होने देती है. तो उसमें एक क्या बनती है? उसके बाद एक डार्क इमेज बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? परछाई, शैडो बोलते हैं. तो शैडो जब फॉर्म होती है उसके लिए काफ़ी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. पार्शियल लाइट की, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हम परछाई बनाना चाहते हैं, या कोई स्क्रीन भी कौन सी? ओपेक्यू मटेरियल से बनी हुई स्क्रीन और लाइट. इन तीन की मदद से हम एक शैडो बना सकते हैं.
नेक्स्ट है उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा इज द पार्ट ऑफ शेडो। ये उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा शेडो के पार्ट होते हैं। उम्ब्रा में क्या होता है, द टोटल डार्क रीजन ऑफ अ शेडो। उम्ब्रा में पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें क्या है, जो परछाई है उस वो पूरी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो परछाई है वो पूरी दिखाई देती है, ठीक है। पेनुम्ब्रा में क्या होगा, द रीजन ऑफ पार्शियल डार्कनेस विच सराउंड द उम्ब्रा रीजन। अब क्या पेनुम्ब्रा में जो लाइट होती है, सोर्स होता है लाइट का, वो आधा पास होता है स्क्रीन से, दूसरी साइड से पास होता है, तो उस चीज़ को हम पेनुम्ब्रा बोल रहे हैं, ठीक है। उम्ब्रा में तो पूरी लाइट ब्लॉक हो जाती है, और लेकिन पेनुम्ब्रा में क्या है, आधी लाइट ब्लॉक होती है, आधी लाइट साइड से उसके मूव करती है। नेक्स्ट है इक्लिप्स। इक्लिप्स इज अ शैडो ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। इक्लिप्स क्या, एक शैडो होता है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की शैडो। सेलेस्टियल बॉडी जैसे आपका सन, मून, अर्थ, ये सब क्या है, इन सबको एक सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है। जितने भी आपके प्लैनेट है वो सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। तो इक्लिप्स क्या है, किसी भी जैसे मून की, अर्थ की, सन की परछाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। अब देखिए ये जो डायग्राम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इसमें क्या है, कुछ रेज है, ये जिससे आपकी लाइन कही कि रेज किरणें हैं, ये क्या वापस से जब बैक जा रही है, किसी भी सरफेस से टकराकर वापस से बैक जा रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किसी भी लाइट का किसी भी सरफेस से पर गिरना और वापस से चला जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज राउंड अप। इन फर्स्ट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। अगर कहीं लाइट नहीं है, अंधेरा, डार्कनेस है, तो उस डार्कनेस में हम किसी भी चीज़ को सी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बोला कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। आपने देखा होगा जब घर पे बल्ब से कुछ भी चलते हैं तो उसमें से एनर्जी, कुछ गर्माहट, हीट ऑब्टेन होती है, वो हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म होती है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स लाइट इज नोन एज द सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से हम लाइट देखते हैं, लाइट वो गिव देते हैं लाइट, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे आपका सन हो गया, आपका घर पे CFL, टॉर्च, बल्ब, ये सब क्या है, इससे हमें क्या लाइट मिल रही है, हम दूसरी चीज़ों को सीन कर पा रहे हैं, तो वो क्या लाइट के सोर्सेज है। ऑब्जेक्ट विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट है, वो वस्तुएं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो सन इज़ अ लुमिनस ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉन लिविंग थिंग्स एंड फायरफ्लाई मीन्स जुगनू एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो लिविंग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन बट रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है लेकिन वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो उन पर कोई लाइट गिरती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है मून। चांद का है, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है, ये समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन लाइक मून, उसकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती बट रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट फॉल्स ऑन दैम। लेकिन मून पे जब सन की किरणें पड़ती है तो वो उन रेस को वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो क्या ब्राइट दिखाई देता है, तो वो उसे हमें क्या बोल सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। Materials can be classified as transparent, translucent and opaque. I already tell you about transparent, translucent and opaque. ये तीन है, लाइट की फॉर्म है, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इसलिए हम लाइट को सीन कर पा रहे हैं। अगर लाइट है स्ट्रेट लाइन में एक जिगजैग मोशन में मूव करते तो हम इजीली उसको सीन नहीं कर पाते हैं। आपको पहले ही मैं एक्टिविटी में समझा चुकी हूँ कि कैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते तो हम उसको इजीली सीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शैडोज आर फॉर्म व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट बॉडीज। शैडो परछाई तभी बनती है जब किसी भी लाइट को ओपेक बॉडी की मदद से क्या क्या रोका जाता है। ओपेक बॉडीज क्या होती है, जो लाइट को पास नहीं करने देती है, ठीक है, तो तभी आपकी शैडो बनती है जब लाइट पास नहीं होती है। ए शैडो इज़ वेरी ब्लैक, शो ओनली द आउटलाइन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो शैडो होती है वो पूरी ब्लैक होती है जिसकी वजह से हम जो
किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जिसकी शेडो बन रही है उसकी बाहर की जो आउटलाइन स्ट्रक्चर है और शेप है वही देख सकते हैं। जैसे एप्पल की शेडो, तो आपके एप्पल का बाहर का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ लाई इन ए स्ट्रेट लाइन विद द मून इन द सेंटर। अब क्या कह रहे हैं, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स तब बनता है जब सन और मून और जो अर्थ है वो एक सीधी लाइन में होगा विद द मून इन द सेंटर, जो मून है सेंटर में होगा। इजी हम ये बोल सकते हैं सोलर इक्लिप्स जब बनता है जब आपका जो मून है वो आपके सन और अर्थ के, सूरज और पृथ्वी के बीच में होता है, तब सोलर इक्लिप्स बनता है। लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून लाइन ए स्ट्रेट लाइन विद द अर्थ इन द सेंटर। अब क्या कह रहे हैं, लूनर इक्लिप्स तब बनता है जब आपका सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में होगा, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें ये कंडीशन होगी कि आपका जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में होगा। सोलर इक्लिप्स में क्या था, आपका मून सन और अर्थ के बीच में आ रहा था, लेकिन लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, आपका जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में होगा, तभी लूनर इक्लिप्स बनता है, और जब ये तीनों सीधी लाइन में हो। नेक्स्ट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, कोई भी लाइट आ रही है और वापस से बाउंस हो रही है, बैक वापस से जा रही है किसी भी सरफेस से टकराकर, तो उसे हम क्या करें, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स दो टाइप का हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर कोई भी सरफेस स्मूथ है, प्लेन सरफेस है, तो लाइट क्या है, एक मैनर में ही, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट वो पैरेलल बीम में होगी, लेकिन जो सरफेस इरेगुलर होगा उस पर जो लाइट गिरेगी वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाती है, और ना ही कोई जो लाइट है वो पैरेलल बीम में होगी, उनका पैरेलल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ऑल डायरेक्शन में जाती है। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Morning students, welcome to our online classes. This is for class 6. In previous class we have started our 6th chapter of history, the age of empires and assemblies. In previous class we read Magad, and today we continue our class with Wazi. The Wazi was one of the 16th Mahajanpad. मगध भी उन्हीं 16 जनपदों में से एक जनपद था और वाजी एक दूसरा जनपद है। टू बिगिन विद द वाजी फॉर्म्ड ए कॉन्फेडरेसी कंसिस्टिंग ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लान। की शुरुआत में वाजी क्या था कि 8 रिपब्लिक जो क्लान है, भाग हैं, उनसे बना हुआ था। ईच क्लान हैड एन इक्वल स्टेटस, और प्रत्येक क्लान का एक समान स्टेटस था। अमंग दैम द विधिहांस, द लच्छवीज, द जंत्रिक्स एंड द वाजी प्रॉपर वर मोस्ट प्रोमिनेंट। कि इनमें क्या था कि अमंग दैम द विधिहांस, द लच्छवीज और जंत्रिक्स एंड वाजी वो प्रॉपर वर प्रोमिनेंट। की प्रोमिनेंट का मतलब होता है जिसका अपना पूरा अधिकार खुद का ही हो, मतलब किसी के अंडर में ना हो। लिच्छवीज वर द मोस्ट पावरफुल अमंग दैम, लिच्छवी इनमें सबसे पावरफुल था। इट वॉज नॉन एज द वाजी संघा और द यूनियन ऑफ वाजी। इसको क्या कहते थे, वाजी संघा कहते थे या वाजी का संघ कहते थे। विच कॉम्प्राइज्ड ऑफ मैनी जनपदास, ग्रामास, विलेज, ग्रामास को कहते हैं विलेजेस, गोस्टास, ग्रुप्स। कि ये किन किन से मिलके बना हुआ था, काफ़ी सारे जनपद मिले हुए थे, इसमें गांव मिले हुए थे और ग्रुप्स मिले हुए थे। द एमिनेंट पीपल वर चूजन फ्रॉम ईच खंड्स, खंड्स को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, टू रिप्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ इन द वाजी गण परिषद पीपल काउंसिल ऑफ वाजी। कि प्रत्येक जो ये पार्ट थे इनमें से प्रत्येक खंड में से अपना मनपसंद व्यक्ति चुना जाता था जो रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, जिसको पीपल काउंसिल ऑफ वाजी कहते थे। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वॉज कॉल्ड गाना प्रमुखा, और जो चेयरमैन होता था इस काउंसिल का उसको गाना प्रमुख कहते थे। द अदर एग्जीक्यूटिव्स वर महाबलद हरिकृत, इक्विलेंट टू द मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी।
कि जो अदर एग्जीक्यूटिव्स होते थे, अदर जो काम करने वाले होते थे कार्यपालिका के अंदर अलग होते थे, तो वो किसके समान होते थे? जो इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर होते हैं उनके बराबर होते थे। बिनिस चैनमत्या चीफ जस्टिस होता था एंड दंद दही कृत अदर जस्टिस होते थे। बेटा ये थोड़े बड़े वर्ड हैं तो आप इनको टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ेंगे, जैसे कि महा, बाला, द्रि, कृत, ठीक है, बिनी, सच्चा, अमित्या और दंद दई कृत, ठीक है। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े वर्ड हमें भी पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप लोगों को तो दिक्कत आएगी, इसलिए आप इनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। किसी वर्ड को पढ़ने का तरीका यही होता है कि कोई अगर हार्ड वर्ड है तो उसको हम टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ें। देयर लॉ मेकिंग बॉडी वॉज कॉल्ड अताकुलाका, कि जो इनकी लॉ मेकिंग कानून बनाने वाली बॉडी थी उसको अताकुलाका कहते थे, विच मीन्स हेड ऑफ 8 क्लान, जिसका मतलब होता था 8 क्लान्स का प्रमुख। वाजी हैड इट्स कैपिटल एट वैशाली, और वैजी की कैपिटल कहाँ थी? वैशाली में थी। अब है लाइफ इन महाजनपद की, महाजनपद के अंदर लोगों का जीवन कैसा था? पॉलिटिकल लाइफ, मोनार्कीज, मोनार्की का मतलब होता है कि एक राजा का वंशज ही राजा बनेगा। द किंग वॉज द हेड इन ए मोनार्की एंड इन दीज महाजनपद्स द किंग हैड द सुप्रीम अथॉरिटी, कि इन जनपदों में क्या था कि मोनार्की सिस्टम था और किंग जो था वो हेड होता था, ठीक है, और किंग के पास ही सुप्रीम अथॉरिटी थी। ही टुक अप मेजर्स टू फोर्टिफाई द किंगडम सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज, कि ये कानून बनाता था या ये निर्णय लेता था किंगडम को चलाने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से, दुश्मनों से। ही ऑल्सो मेंटेन्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी इन ऑर्डर टू एक्सपैंड हिज टेरिटरीज, और उसने क्या था कि वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी बना के रखता था, मजबूत आर्मी भी बना के रखता था अपनी जो प्रदेश है उसको बढ़ाने के लिए। द किंग वॉज एडवाइज्ड बाय ग्रामीणी द हेड ऑफ द विलेज एंड द पुरोहित और द प्रिस्ट, कि राजा को एडवाइस कौन देते थे? या तो ग्रामीणी जो विलेज का हेड होता था और पुरोहित या प्रिस्ट पादरी या जो पंडित होते हैं। ही वॉज ऑल्सो हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम, कि ये हेल्प करते थे राज्य के प्रशासन को चलाने में बाय ऑफिशियल सच एज द मिनिस्टर्स और द अमात्यास एंड द सेनापति और द कमांडर ऑफ द आर्मी। किन किन के साथ? कि अमात्या जो ऑफिशियल मिनिस्टर्स होते थे अमात्या, और सेनापति या कमांडर ऑफ आर्मी के साथ। बाली सदकाज वर द ऑफिशियल्स हु वर असाइंड टू कलेक्ट बली ए कंपल्सरी टैक्स, कि बाली सदकाज क्या होते थे? ऑफिशियल्स होते थे जो बाली कलेक्ट करते थे, और बाली क्या है? एक कंपल्सरी टैक्स है जो देना ही देना होता था। द टैक्स कलेक्टेड वॉज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी एंड फॉर अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग रोड एटसेट्रा, कि ये टैक्स किस काम में आता था? या तो आर्मी की मेंटेनेंस में, आर्मी की मतलब कि उनको खाना रहने के लिए या उनको हथियार वगैरह देने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, या फिर अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती थी जैसे कि रोड बनाना, ठीक है। अब है रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स का मतलब होता है जो लोकतांत्रिक। द रिपब्लिक्स और द गणसंघास हैड ए पॉलिटिकल सिस्टम विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द मोनार्की, कि जो रिपब्लिक या घनासंघास होते थे वो पॉलिटिकल सिस्टम था, ऐसा राजनीतिक सिस्टम था जो मोनार्की से अलग था। हेयर द किंग डिड नॉट इंजॉय एब्सोल्यूट पावर, यहाँ राजा पूर्ण स्वतंत्रता को या पूर्ण पावर्स को इंजॉय नहीं करता था। रैदर ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, और वो भी कंसिडर्ड होता था जैसे कि सारे, रैदर ही वॉज कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट अमंग इक्वल्स, कि वो जो मतलब कि उसको सम्मान तो दिया जाता था लेकिन वो सभी के बराबर होता था। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन दैट द लिच्छवीज हैड ए सिस्टम इन विच देयर लीडर और राजन वॉज इलेक्टेड आउट ऑफ 7,707 रूलर्स, कि लिच्छवी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये मेंशन है कि लिच्छवीज जो थे वो अपना जो लीडर है, नेता या राजा इलेक्ट करते थे 7,707 रूलर्स में से, ठीक है, शासकों में से अपना एक हेड चुनते थे वो।
द राजन वॉज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ 9 मैन, और जो राजन होता था वो असिस्टेड किया जाता था काउंसिल के अंदर 9 लोगों के द्वारा. इन द टेक्स्ट अतकथा it is stated that the Lichavi were administered by a body which consisted of Raja, the ruling chief, the Upraja, the deputy chief, and the Senapati, the commander of the army, and the Bandgrahika, the treasurer. कि जो अतकथा के टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसमें कहा गया है कि लक्षवीज का जो प्रशासन था उसके अंदर कौन कौन होते थे. एक राजा होता था जो मुखिया होता था, उसके बाद एक उपराजा होता था जो डिप्टी चीफ होता था, एक सेनापति होता था जो कमांडर ऑफ आर्मी होता था, और एक बंदगरीका होता था जो ट्रेजर होता था. मतलब ये इसमें एक खतरों से, या ट्रेजर का मतलब यहाँ पे है जो उनका सुरक्षा कर्मी होता था. द गाना संघास कंसिस्टेड ऑफ जनपदास, ग्रामास, विलेजेस एंड गोस्टास ग्रुप. कि जो घना संघा होता था वो कि जनपदास, ग्राम और गोस्टास या ग्रुप्स जिनको बोलते हैं उनसे बना हुआ होता था. गाना मुखियास वर चूजन फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट टू रिप्रेजेंट द पीपल इन संघा और द असेंबली. कि जो गाना मुखिया होता था वो चूज़ किया जाता था प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में से जो संघ के लोग होते थे या असेंबली होती थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. द गाना संघास दस कंसिस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ क्लान्स. कि गाना संघा होते थे वो ग्रुप ऑफ क्लान होते थे. द वाजी संघा वॉज वन सच क्लान, और जो वाजी संघा था वो भी इन क्लान में से ही एक था. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. इन नेक्स्ट क्लास वी रीड अबाउट द विलेजेस एंड अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. This is for class 6, and in previous video students we discuss about the message format, and I give you a first message. You have to write it down in your fair notebook, and we discuss about the guidelines for writing message. Now today I will read the second message for you and how you are going to write it down. Let's start. That is in your book itself on page number 199. This is the message dialogues. Read this dialogue and write the message which Shreya left for her father Mukul. Nikhil: hello, is that Mukul's residence? Shreya: yes, may I know who is calling? Nikhil: my name is Nikhil, I am your father's childhood friend. अब उसने क्या कहा है यहाँ पे निखिल है. निखिल इज़ द फ्रेंड ऑफ श्रेयाज फादर. निखिल श्रेया के फादर के चाइल्डहुड यानी कि बचपन के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं. अब वो श्रेया को कोई मैसेज देंगे कि वो अपने फादर को दे दे. श्रेया इज़ इन दिस इज़ हिज डॉटर श्रेया. अंकल, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू फोन हिम लेटर, ही इज़ अस्लीप राइट नाउ. कि वो अभी सो रहे हैं तो आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कर सकते हैं. निखिल: ऑल राइट, वुड यू बी एबल टू गिव हिम अ मैसेज, क्या तुम उनको एक मैसेज दे सकती हो? श्रेया: श्योर अंकल. निखिल: एक्चुअली आई एम इन दिल्ली फॉर अ वीक, आई वुड लाइक टू मीट योर फादर, प्लीज़ आस्क हिम टू कॉल मी सो दैट वी कैन प्लान समथिंग. My contact number is this. He can call me any time after 5 p.m. Shreya: I will certainly convey your message. So they are discussing about the call only. कि श्रेया के फादर, निखिल ने कहा है, जो श्रेया के फादर के फ्रेंड है, उन्होंने कहा है कि मैं 1 वीक के लिए दिल्ली में हूँ और उनको बोलो कि वो मुझे 5 PM के बाद कभी भी शाम को कॉल कर सकते हैं. Okay students, now I will tell you how you are going to write this message in your fair notebook. First of all, your most important thing is make a box. Then write it down the date on which date you are writing a message. Date is, it must be any date, it can be 20 September 2020. Then you are writing the message in the evening or in the afternoon according to the time you are writing. 11
a.m. Then dad, क्योंकि आप अपने फादर को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे फादर या डैड जो भी आप बोलते हैं वो लिख सकते हैं, डैड. देन यू आर राइटिंग निखिल अंकल, निखिल अंकल, uncle, your childhood friend, childhood friend called around 11 a.m. He asked me to inform you that he wants to talk to you. He wants to talk to you for plan something so this is his contact number 540897332. So this is his contact number. Please make him a call. After 5 p.m. After 5 p.m. So you have to just after this writing a name Shreya. Why? Because Shreya is writing this message for his father. Okay students, this is a message. You have to write it down in your fair notebook. First of all, write it down the dialogues and then you have to write it down this message in your fair notebook. This is your homework. Okay students, this message I have written and I will give you the another message for your homework, and that is in your book, second question, and you have to write it down this. This is the question. Second, you are Huma. You were about to leave your friend's birthday party and you received a call from your father. He informed you that he was stuck in traffic jam and would not be able to pick up your mother. He asked you to request your mother to reach the film theater on her own. This is the question regarding your message. So write this message on your own, and tomorrow on the next video I will discuss about this. Okay students, this is your homework. Thank you everyone. Student, in 6th class GK, I Priyanka will discuss with you chapter number 9. Our chapter name is Man of Science. Student, here I discuss with you some जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम मैं आपको डिस्कस करूंगी यहाँ पे, जिन्होंने साइंस के फील्ड में एक ग्रेट अचीवमेंट अचीव की है और बहुत अच्छा वर्क किया है. ठीक है. और फर्स्ट वन इज ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. स्टूडेंट, जो ये साइंटिस्ट है ये हमेशा ही एक अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं. विदाउट हिज थ्योरी कंप्यूटर एंड स्पेस ट्रेवल में नेवर बी
डेवलप, इनके जो कंट्रीब्यूशन कह दो या फिर इनके हेल्प के बिना कंप्यूटर स्पेस जो ट्रैवलिंग थी वो पॉसिबल कभी नहीं होती। इन 1921 ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, और 1921 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। तो स्टूडेंट इन्होंने मैथ्स और फिजिक्स की बहुत सारी थ्योरी हमें प्रोवाइड की हैं, तो इनका नेम है आइंस्टाइन। ठीक है, दैट इज द पिक्चर ऑफ आइंस्टाइन। नेक्स्ट वन इज ही वाज एन इंग्लिश इंजीनियर एंड ए पायलट। ये एक इंग्लिश इंजीनियर भी थे और एक पायलट भी थे। पायलट क्या होते हैं, जो एयरप्लेन को ड्राइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द जेट इंजन वाज हिज आइडिया, और जेट इंजन का आइडिया किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था। तो आंसर इज फ्रैंक। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं कि हु डिस्कवरी द जेट इंजन, तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्रैंक। नेक्स्ट वन इज ओवर 100 years ago he made the first electrical bulb. He was an American. स्टूडेंट ये अमेरिका कंट्री से बिलोंग करते थे और उन्होंने 100 साल पहले बल्ब की डिस्कवरी की थी। तो दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट पर्सन। आंसर इज थॉमस एडिसन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अर्लियर कैमराज वर वेरी हैवी। जो पहले के टाइम में कैमरा यूज होते थे वो बहुत भारी थे। इन्होंने एक लाइटर कैमरा को डेवलपमेंट किया एंड वाज फर्स्ट यूज रोल ऑफ फिल्म, और इसके जो कैमरा था उसका किसका यूज किया गया, फिल्म को रोल करने के लिए, मीन्स उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो आंसर है इसका जॉर्ज ईस्टमैन। नेक्स्ट वन इज ही वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट एवर लिव्ड। He is best remembered for his idea of gravity. One day when he was sitting under a tree, an apple fell on him. He realized that some force must have pulled to the apple towards the ground. Student, ये जो साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन है इनका नेम। इन्होंने, सब बच्चों को पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। स्टूडेंट, लॉ ऑफ ग्रेविटी में ये बताया गया है कि when anything you throw in the sky it fell down again in the ground। तो मीन्स आप कोई भी चीज धरती से ऊपर की तरफ फेंकोगे वो वापस धरती पर आएगी, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट इन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया था, एक दिन ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक एप्पल इनके सर पे आकर गिरा, तो इन्होंने ये रियलाइज किया सम फोर्स मस्ट हैव पुल्ड, कि ऐसा कुछ तो फोर्स है जो इस एप्पल को धरती की तरफ खींच रहा है, अदरवाइज ये आकाश में भी जा सकता था। ओके, तो उस टाइम इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी मीन्स धरती में कुछ ऐसा चुंबक है जो कोई भी चीज धरती से ऊपर की तरफ जाती है वो उसको नीचे की तरफ खींचती है। तो आइजैक न्यूटन इनका नेम है और इन्होंने इनके अलावा बहुत भी ज्यादा थ्योरी दी है साइंस की। ठीक है, तो ये ग्रेट साइंटिस्ट थे। स्टूडेंट, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम you can see on net the biography of Isaac Newton and Einstein। ठीक है, इनकी बायोग्राफी अच्छे से रीड कर देखना, यूट्यूब पे इसकी वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि इन्होंने किस तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए इतनी थ्योरी को डेवलपमेंट किया। ठीक है, डिस्कवरी की। नेक्स्ट वन इज ही इन्वेंटेड डायमेटी। ही मेड ए लार्ज फॉर्च्यून फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ डायमेटी and other explosive. He also made money from oil field. He left the money to award prize for peace, science and literature. इनको बहुत सारे अवार्ड मिले पीस में, शांति का, साइंस विज्ञान का और लिटरेचर इंग्लिश का। मीन्स इनको इन 3 में नोबेल प्राइज मिले हुए हैं और इनका नेम क्या है, अल्फ्रेड नोबेल। तो स्टूडेंट, ये एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनको इतने टाइम इन 3 फील्ड में अवार्ड भी मिल चुके हैं और उन्होंने किसका डेवलपमेंट किया था, डायमेटी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो है वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट थे जिनका यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आपको अगर टाइम लगता है तो नेट पे इनकी बायोग्राफी जरूर रीड कीजिए, इनके बारे में कुछ और जानने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।